खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल, तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज से हम लोग की क्लास यूनिट 6 की क्लास शुरू होगी, जिसके अंतर्गत हम लोग जो है भारतीय संविधान और भारतीय अर्थव्यवस्था की क्लास को लेने जा रहे हैं। इसके पहले यूनिट 6 की सभी क्लासेस कंप्लीट कर दी गई हैं, 36 वीडियो उसमें डाले गए हैं और जो लोग पीडीएफ को कॉपी में नोट कर चुके हैं वो दोबारा एक बार मिला लेंगे। पूरे 36 पीडीएफ को अपडेट करके दोबारा डाल दिया गया है, तो इस हफ्ते जो है कंप्लीट पीडीएफ चला जाएगा, आप मिला लीजिएगा, ठीक है। आज की क्लास हम लोग का जो है भारतीय संविधान से रहेगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत जो भी आपके सिलेबस है उसी के अनुसार सभी टॉपिक बनाए गए हैं, लेकिन ये जो है आज क्लास जो है बिल्कुल समान जो है जानकारी जो होना चाहिए समान संविधान में, उसके विषय में दिया गया है। बिल्कुल सालवर्ड को देखते हुए, आप भी सालवर्ड को देखे होंगे 2014 से लेकर 21 तक के, उसको देखते हुए क्लास को तैयार किया गया है। उसके अंदर ही सभी प्रश्न आने चाहिए। दूसरी बात कि नए आयोग का गठन हुआ है, आपकी परीक्षा अभी अप्रैल में उन्होंने जो डेट दे रखा है उसी डेट को मान के तैयारी करिए। बिल्कुल इधर उधर की न्यूज पे ध्यान मत दीजिए। एग्जाम आप लोग का होने जा रहा है और ये खेल नहीं है कि बार बार टलेगा, एकदम परीक्षा होने जा रहा है, निश्चिंत रहिए इस चीज को। और दूसरी बात, नया आयोग आने की वजह से अगर पेपर का कठिनाई स्तर वो बढ़ा देंगे तो याद रखिएगा जीएस पेपर ही आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की कुंजी है, वही मेरिट आपके घटाए बढ़ाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट लगभग सबका तैयार होता है। मैक्सिमम लोग का सब्जेक्ट में ठीक पकड़ होती है और नंबर जितना पाना चाहिए नॉर्मल लोग पा जाते हैं। और जीएस पेपर की वजह से ही आपकी लास्ट में मेरिट या इंटरव्यू के बाद जो फाइनल लिस्ट बनेगी उसमें जो है आपका नंबर कम अधिक हो सकता है। इसलिए जीएस के सभी पेपर को ध्यान से आप देखेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल सामान्य परिचय है, कोई सिलेबस के अनुसार ही है, लेकिन जो है समान इसमें अध्ययन जानकारी दी जा रही है। जैसे आप जानते होंगे सरकार के 3 अंग होते हैं। 3 अंग कौन कौन? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। अनुच्छेद 50 के अनुसार कार्यपालिका और न्यायपालिका को हमेशा पृथक्करण किया जाता है, हमेशा अलग रखा जाता है, ठीक है। इसी में ही जनता की भलाई होती है, यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग होती है, ऐसे समझिएगा। जो सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, एक और चौथा अंग होता है जिससे जो है प्रेस या मीडिया कहा जाता है, ठीक है। और इसके अंतर्गत कानून कौन बनाता है? कानून बनाता है विधायिका, और उसका पालन कौन कराता है? कार्यपालिका। समझ लीजिएगा, विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका जो है उसका पालन कराती है, और न्यायपालिका क्या करती है? दोनों की रक्षा करती है, कारक देख रेख करती है ठीक से हो रहा है कि नहीं। जैसा कि आप एग्जाम्पल न्यूज में सुनते होंगे, किसी कोई दिक्कत होगा तो सीधे भाग के कहाँ जाता है? कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट जाता है, वहां जाकर अपनी समस्या कहता है कि सरकार मेरे साथ या कोई व्यक्ति मेरे साथ ऐसा कर रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे इस चीज का निराकरण किया जाए, ठीक है। तो कोर्ट से जो आदेश देता है वैसा होता है। तो नॉर्मल न्यूज आप सुनते ही होंगे। तो कोई कानून कैसे बनता है ये समझा जाए। कानून कैसे बनता है? कानून अगर देश की बात की जाए तो देश में आप जानते होंगे एक सदन होता है राज्यसभा का, एक होता है लोकसभा का, और उसके प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी मुद्दे पर कानून बनना है, मान लीजिए कोई फाइल बन गया कि देश में ये अब कानून नया बनेगा, तो उस फाइल पे क्या होगा कि लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य सिग्नेचर करते हैं, और लास्ट में क्या करते हैं कि लास्ट में राष्ट्रपति जब साइन करते हैं तो वो क्या होता है? कानून बन जाता है। जब कानून बन जाता है तो उसे अधिनियम कहा जाता है, लेकिन कानून बनने से पहले जो मुद्दा होता है उसे विधेयक कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल जनरल भाषा में बता रहा हूं, जो हमारी आपकी भाषा है, बोलचाल की भाषा है, उससे बता रहा हूं। मानक भाषा जो किताबों में लिखा रहता है उसकी भी अभी क्लास आगे लेंगे तो ऑनलाइन में लिखा रहेगा, उसको में भी आप समझ सकते हैं। तो पहले कोई चीज कंटेंट जो भी होता है मानक भाषा में समझ में नहीं आता है, इसीलिए बोलचाल की भाषा में उसको समझ लेना चाहिए, ठीक है। मैंने आपसे क्या बताया कि कानून कैसे बनता है कि लोकसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य किसी मुद्दे पे साइन करते हैं, और साइन करने के बाद वो फाइल जब राष्ट्रपति के पास जाती है, राष्ट्रपति भी उस मुद्दे पे साइन कर देते हैं, तो देश में कानून बन जाता है। तो राष्ट्रपति जब तक उस मुद्दे पे साइन नहीं करते हैं तब तक वो मुद्दा विधेयक कहलाता है, लेकिन जब राष्ट्रपति साइन कर देते हैं तो मुद्दा क्या होता है? वो कानून बन जाता है, वो अधिनियम कहलाता है। ये तो कंफर्म है आपको। और दूसरी बात कि राष्ट्रपति के पास जब वो मुद्दा जाएगा तो राष्ट्रपति इस पर सिग्नेचर करेंगे या नहीं करेंगे, या कब तक करेंगे, ठीक है, ये जो है उनके ऊपर निर्भर करता है। कुछ चीजों पे तो उनको बाध्य होते हैं, सिग्नेचर करना होता है, उसको फाइल रखवा देते हैं वीटो पावर के रूप में, उसको आगे हम लोग बताएंगे, यहाँ उसकी चर्चा करना ठीक नहीं है। आइए सबसे पहले हम लोग देखा जाए
कि समान परिचय के अंतर्गत कि राज्यों में क्या होता है और केंद्र में क्या होता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे ये भारत है, तो भारत में जो भारतीय संविधान है वो कहाँ से शासन चालू होता है? भारत की राजधानी दिल्ली से। ऐसे देख रहे होंगे आप। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको भारतीय संविधान कुछ नहीं आ रहा होगा। बहुत लोग को जो साइंस वाले हैं, जिनका जीएस कमजोर है, ये उनको कुछ नहीं आ रहा है, तो उसी हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ, इस क्लास को ले रहा हूँ, ठीक है। भारत की राजधानी आप जानते होंगे दिल्ली, और दिल्ली से सरकार का संचालन होता है। और यहाँ किससे होता है? संसद भवन में। याद रखिएगा, संसद भवन में। और संसद भवन के 2 अंग हैं, एक जो है राज्यसभा, एक जो है लोकसभा। इसकी विषय में भी डिटेल आगे जानेंगे हम लोग। तो याद रखिएगा, हमने आपको बताया लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में है और राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में है, याद रखिएगा। और संसद का वर्णन किस में है? 79 में है, 79 में है। और किस में इसका पूरा चर्चा है? ये भाग 5 में इसमें का वर्णन है। और राष्ट्रपति का वर्णन किस में है? इसमें आपका 52 में है। हमने बताया एक मुद्दा, एक फाइल, उस पे जो है ये दोनों सदन के लोग सिग्नेचर करते हैं और राष्ट्र में राष्ट्रपति करते हैं, वो विधेयक से अधिनियम बन जाता है। सेम यही प्रक्रिया आप देखेंगे राज्यों में होता है। राज्यों की बात में अगर हम उत्तर प्रदेश राज्य को ले लिया जाए, तो उत्तर प्रदेश में विधानमंडल कहाँ है? लखनऊ में है, याद रखिएगा। ये संसद की जगह पे यहाँ पे क्या है? विधानमंडल है। यही जो है 2 सदस्य के लोग बैठते हैं, विधानसभा और विधान परिषद के लोग बैठते हैं। और प्रमुख कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। फिर से समझ लीजिए, अनुच्छेद याद रखिएगा, अनुच्छेद 168 में इसका वर्णन है। और विधान परिषद का वर्णन, विधान परिषद के गठन का वर्णन अनुच्छेद 169 में और संरचना का वर्णन 171 में है। विधानसभा का याद रखिएगा वर्णन अनुच्छेद 170 में है। राज्यपाल का वर्णन 153 में है। यहाँ सेम चीज है, वही मुद्दा, एक फाइल बनेगी, कानून बनना होगा प्रदेश में, तो उस पर दोनों सदन के लोग साइन करते हैं, राष्ट्र में राज्यपाल साइन करते हैं, तो वो विधेयक क्या होता है? अधिनियम बन जाता है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। जैसा कि आप जानते होंगे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और याद रखिएगा, सभी प्रदेशों में ये विधान परिषद नहीं है। भारत के सिर्फ 6 प्रदेशों में ही ये विधान परिषद है, ठीक है। और एक और चीज मैं बता दूं आपको, आप जानते होंगे केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। तो केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल नहीं होते हैं, वहां उपराज्यपाल होते हैं, ठीक है। उपराज्यपाल होते हैं और कहीं कहीं प्रशासक के रूप में भी होते हैं, जो राष्ट्रपति सीधे गवर्नर होते हैं, ठीक है। कुछ अपवाद स्वरूप छोड़ दिया जाए। अब अपवाद स्वरूप में जैसे जहां विधानसभा है, जैसे दिल्ली में विधानसभा है, तो वहां उपराज्यपाल है लेकिन विधानसभा है। जम्मू कश्मीर में भी उपराज्यपाल है लेकिन वहां क्या है? विधानसभा है, ठीक है। आइए उसके आगे इस बात करते हैं हम लोग। आइए इंग्लिश वर्जन है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकता है। और आइए हम लोग अब इसका डिटेल देखते हैं। यहाँ हमने आपसे कहा संसद भवन कहाँ है? दिल्ली में है। और इसके प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। और अनुच्छेद 52 में इसका वर्णन है, अनुच्छेद 79 में इसका वर्णन है, भाग 5 में इसका डिटेल वर्णन है, राज्यसभा का वर्णन 80 में है और लोकसभा का वर्णन 81 में है। बिल्कुल समझ लीजिए, ये एक पेज आपको दिखाई दे रहा है, ये एक पेज नहीं, समझ लीजिए कई पेज में आएगा, लेकिन आराम से इसमें समझाने के लिए इस चार्ट को मैं बनाया हूँ। वीडियो आप लगातार देखते हैं, अच्छा लग रहा है तो आपको लाइक जरूर करना चाहिए। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। सेम यही चीज हमारे PDF में भी है, मेरे द्वारा लिखा गया बुक में भी सेम यही चीज है, आपको जो है इसमें लाभ करेगा। अब यहाँ आप देखेंगे सेम यही चीज हम लोग अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, तो यहाँ विधानमंडल और राज्यपाल 153 में इनका, विधान परिषद का गठन 169 में गठन है, 71 में संरचना है, और विधानसभा जो है 170 में है। विधानमंडल अनुच्छेद 168 में वर्णन है। और जो है इसका डिटेल यहाँ फिर यहाँ देखेंगे, जैसे यहाँ पे उच्च सदन है, निम्न सदन है, यहाँ भी उच्च सदन है और निम्न सदन है। जो एग्जाम में पूछा जाता है, इस उच्च सदन के विषय में जो पूछा जाता है, निम्न सदन के विषय में पूछा जाता है, लगभग वही नियम प्रदेश के उच्च सदन में, विधान परिषद में और विधानसभा में सेम है, ठीक है। कैसे? आप ध्यान से देखेंगे इसको। अगर हम सदन की बात करें, सदन की बात करें, तो सदन उच्च सदन किसे कहते हैं? राज्यसभा को। निम्न सदन जो है लोकसभा को। फिर देखिएगा विधान परिषद को क्या बोलते हैं? उच्च सदन, और विधानसभा को निम्न सदन बोलते हैं, ठीक है। यानी आपको याद करने के लिए तरीका ये है कि ये बिल्कुल राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद, विधानसभा याद होना चाहिए, और ये चित्र बस इतना याद हो, बाकी आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे आप, उच्च सदन को द्वितीय सदन भी कहा जाता है, अस्थाई सदन भी कहा जाता है और विघटित सदन भी कहा जाता है, क्योंकि ये विघटित नहीं होता, ये 6 वर्ष के लिए होता है। सेम यहाँ भी आप देखेंगे विधान परिषद को द्वितीय सदन, अस्थाई सदन और अविघटित सदन कहा जाता है, ठीक है, विघटित नहीं होता है। लोकसभा में आप देखेंगे कि प्रथम सदन, अस्थाई सदन, विघटित सदन, लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। यहाँ भी सेम देखेंगे, प्रथम सदन, अस्थाई सदन और जो है विघटित सदन कहा जाता है, ठीक है। फिर यहाँ देखेंगे राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है।
विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। देख रहे हैं आप, अंतर आ रहा है, बिल्कुल सीढ़ीनुमा है, आपको याद होने में आसानी होगा। न्यूनतम उम्र की बात अगर किया जाए तो न्यूनतम उम्र राज्यसभा में 30 वर्ष होता है, लोकसभा में 25 वर्ष होता है और विधान परिषद में 30 वर्ष होता है और विधानसभा में 25 वर्ष होता है। ठीक है, देख रहे होंगे सेम चीज। त्यागपत्र अगर देखा जाए राज्यसभा का तो 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो है त्यागपत्र दे देते हैं। ठीक है, ये 5 वर्ष चलता है और इसमें भी 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो है आपके त्यागपत्र दे देते हैं। सीट की बात की जाए तो सीट देखिएगा इस बार चेंज हुआ है, 200 जो है 238 सीट है और जो है 12 यानी कुल लेके 250 सीट है, याद रखेंगे आप। इसमें 550 प्लस 2 है, 2 को हटा दिया गया, अभी आगे डिटेल बताया जाएगा। ठीक है, एंग्लो इंडियन को इसमें आप देखेंगे 100 सीट है विधान परिषद में और यहाँ आप देखेंगे 403 सीट और एक को हटा दिया गया, अभी आगे बता दिया जाएगा। वर्तमान में सीट कितना है राज्यसभा में, यही प्रश्न, यहीं से प्रश्न आता है। वर्तमान में राज्यसभा में सीट कितना है तो 245 है, तो 233 जो है 12 क्या है मनोनीत है किन क्षेत्रों से, तो कला विज्ञान समाज आदि के क्षेत्रों में जो है मनोनीत होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा। उसके बाद लोकसभा में कितनी सीटें हैं, 543 सीटें हैं और इसमें 524 और 19 सीटें। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, मनोनीत 2 थे, हटा दिए गए हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से हैं और बाकी ये राज्यों से हैं। आप देखेंगे विधान परिषद में कितना सीट है तो 100 सीट है और विधान सभा में वर्तमान में 403 सीट है। फिर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का सीट कितना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का सीट 31 है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा का सीट 50 है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का सीट याद रखिएगा आपको यहाँ लिखा दिया गया 31 और ये जो है 6 राज्यों में है और ये सभी राज्यों में है आपका। ठीक है, अध्यक्ष कौन होता है राज्यसभा का, राज्यसभा का अध्यक्ष जो है या सभापति उपसभा कौन होते हैं तो याद रखिएगा उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, इसमें लोकसभा अध्यक्ष होते हैं जैसे ओम बिरला जी हैं और इसके में भी क्या होते हैं सभापति होते हैं और विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, इसमें भी लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। वोट कौन करते हैं याद रखिएगा, पूछा हुआ है। राज्यसभा को वोटिंग कौन करते हैं तो विधायक करते हैं और लोकसभा को वोटिंग कौन करता है सीधी जनता करती है। विधान परिषद के सदस्यों का जो है वोटिंग कौन करता है तो याद रखिएगा 5 स्थानों से होता है, एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, मैंने यहाँ लिख दिया है और प्रत्यक्ष रूप से कहीं 5 स्थानों से होता है। ठीक है, और विधानसभा का ये जनता करती है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद आपके एग्जाम में क्या पूछा जाता है, ये इंग्लिश मीडियम है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपके एग्जाम में सीटों का बंटवारा ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है। ऐसे देखिएगा सीधे कि संसद में पार्लियामेंट में जो राज्यसभा होता है लोकसभा होता है तो राज्यसभा में अधिकतम सीट जो है वर्तमान सीट कितना होता है, अधिकतम सीट आपको 250, वर्तमान में है 245। ठीक है, याद रखिएगा 250 में याद रखिएगा मनोनीत 12, निर्वाचित याद रखिएगा इसमें से निर्वाचित आपके 238। वर्तमान सीट में देखा जाए तो वर्तमान सीट कितना है मनोनीत 12 और निर्वाचित 233 है। ठीक है, यानी तभी 245 हो रहा है। और यहाँ आप देखेंगे 233 में 200 आप देखेंगे 233 में 225 आप देखेंगे राज्यों से, बाकी दिल्ली से 3, पुडुचेरी से 1 और जो है जम्मू कश्मीर से 4, लद्दाख से सीट नहीं है, याद रखिएगा आ सकता है। लोकसभा में सीटों की बात किया जाए तो अधिकतम सीट 550 हो सकता है कितना 543, 7 सीट हमेशा खाली रहता है, यानी 550 सीट होना चाहिए तो 530 सीट राज्यों से और केंद्र शासित राज्यों से 20 सीट। ठीक है, अगर वर्तमान में 543 सीट है तो राज्यों से 524 सीट और केंद्र शासित से 19 सीट, जिसमें 7 दिल्ली से, जम्मू कश्मीर से 5, लद्दाख से 1, दादरा नगर हवेली से 2, पुडुचेरी से 1 और अंडमान निकोबार से 1 और लक्षद्वीप से 1 और चंडीगढ़ से 1 है। ठीक है, विधानमंडल की बात की जाए तो विधानमंडल में विधान परिषद में 100 सीटें हैं, यहाँ 403 धन 1। ठीक है, आइए नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम लोग, बाकी आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको। और ये हमारे द्वारा निकाली गई पुस्तक है, बिल्कुल आपको सिलेबस के अनुसार अभी और कोर्स आगे बता रहे हैं आपको, अपने बुक के विषय में बता दें फिर आपके विषय आगे बता रहे हैं। ये बुक मेरे द्वारा बिल्कुल निकाली गई है, आयोग के सिलेबस के अनुसार बनाया गया है, 1 लाइनर फॉर्म में है और सभी कुछ जो है चुनिंदा प्रश्नों का इसमें कलेक्शन किया गया है। याद रखिएगा, इसके विषय में बता दूं कि बिखरे हुए चुनिंदा तथ्यों का संगठन है इस बुक में, अक्सर परीक्षा में पूछे जाने वाले तथ्यों पर आधारित है, सिलेबस के अनुसार महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी इसमें दी गई है। 1 दशक के अनुभव को पुस्तक के रूप में संकलित करने का प्रयास जो पाठ्यक्रम के अनुसार है, सिलेबस जल्दी खत्म और रिवाइज करने का असरदार विकल्प है। प्रत्येक थ्योरी चैप्टर के बाद उसके 30 एमसीक्यू चैप्टर इसमें भी है, अपडेटेड तथ्य है और यूनिट 2 से 6 तक हिंदी माध्यम है। याद रखिएगा, इसमें 1 लाइनर फॉर्म में है और ये जो है आयोग के सिलेबस के अनुसार जो सिलेबस है उससे 50 सेट बना दिए गए हैं।
हर सेट में 30 क्वेश्चन है, ऐसे सोच लीजिए पूरा आपका सिलेबस इस बुक से कवर हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे अनुसार आप चाहते हैं कि कैसे पढ़ें सर, अभी जीएस पेपर तैयार करना है, बहुत लोग पूछते भी हैं, तो मैं कहूंगा इसमें से एक चैप्टर पढ़िए, उसी चैप्टर से इसमें एमसीक्यू को हल करिए, फिर दूसरा चैप्टर पढ़िए, फिर दूसरा जो उससे संबंधित इसमें एमसीक्यू को हल करिए। आप महसूस करेंगे कि आपकी जानकारी बढ़ेगी, कंफ्यूजन दूर होगा और 30 ही क्वेश्चन आएगा। इसमें इतने अधिक क्वेश्चन है, आप यकीन नहीं करेंगे कि आप जो है हजारों में क्वेश्चन है, इससे समझ लीजिए आपका कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे कोर्स को आगे ले चलते हैं। और ये मेरे द्वारा टेस्ट पेपर है, आप चाहे तो इसको ले सकते हैं। ये 1299 में 12,999 क्वेश्चन है। सोचिए कहां से प्रश्न आएंगे, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इसमें शामिल कर लिया गया है। 1299 में 12,999 प्रश्न। और इसके विषय में बता दूं, इसकी वैलिडिटी एग्जाम तक रहेगी। इसमें आपको क्या मिलेगा, तो ई पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, ई पीडीएफ उसी पे वीडियो मिलेंगे, उसी पे आपको टेस्ट मिलेगा, फिर फाइनल टेस्ट मिलेगा, तब जाकर जीएस पेपर में आपको पूर्णता आएगी। इसमें 100 से अधिक मॉडल पेपर हैं और इसमें 3 बुक जो निकाली गई है उसका भी इसमें ई पीडीएफ फॉर्म में है। क्लासेज आपको रिकॉर्डिंग इसमें वीडियो मिलेंगी। सिलेबस वाइज इसमें याद रखिएगा टेस्ट है। रेगुलर प्रैक्टिस सेट रात को डेली 9 से 12 एक टेस्ट होता है। सालवर्ड पेपर 2014 से लेकर 21 तक के सभी हैं इसमें। और लैपटॉप टैबलेट पे भी इसको, आईफोन पे भी देख सकते हैं। यूनिट वाइज इसमें टेस्ट है। सबसे बड़ी बात याद रखिएगा, अपनी गलतियों को एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके सुधारें, ताकि वो गलतियां आपके एग्जाम में ताकत बन के आपको दिलाए। थांडाई कहा करते हैं कि अभ्यास करने से पूर्णता आता है। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना आपके अंदर पूर्णता आएगा, याद रखिएगा, उतना कंफ्यूजन दूर होगा, आपके स्कोर बढ़ेंगे। मेरे ख्याल से इसको ले लेना चाहिए। इसके लिए आप चाहें तो हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट www.examsiddhi.com है, इस पे जा सकते हैं, या ये जो नंबर देख रहे हैं इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे तो आपको जो है इसकी लिंक जो है टीम द्वारा भेज दी जाएगी। ठीक है, आप सबको निःशुल्क हमारे टीम में जुड़ जाना चाहिए। इसमें टेस्ट भी होते हैं, ये टेलीग्राम ग्रुप है और ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है, या कोई भी इंक्वायरी करना चाहते हैं आप व्हाट्सएप करेंगे, हाय लिख के भेजेंगे तो आपको सभी लिंक दे दिया जाएगा, आप जो चाहे इसमें देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए क्लास को शुरू करते हैं। आगे हमने बताया कि कितनी सीटें होती हैं, ये बता दिया आपको। अब हम लोग क्या करेंगे कि समान परिचय इसको देखा जाए। भारतीय संविधान में जो हम लोग क्लास शुरू करेंगे, ऐसे समझिएगा क्लास हम लोग शुरू करेंगे जो सिलेबस के अनुसार दिया हुआ है। पहले प्रस्तावना दिया है, फिर मूल अधिकार, फिर नीति निर्देशक सिद्धांत, फिर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पढ़ेंगे, फिर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को पढ़ेंगे, निर्वाचन आयोग को पढ़ेंगे, लोक सेवा आयोग को पढ़ेंगे। बिल्कुल एक क्रम से हम लोग क्लास लेंगे। इसके बाद हम लोग भारतीय संविधान की क्लास को शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज इसमें से कोई क्लास मैं नहीं शुरू कर रहा हूं, बस समान परिचय दे रहा हूं। बिल्कुल क्लास, सभी क्लास देखने से पहले ये समान परिचय क्लास जरूर देखना चाहिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इसमें समान परिचय की क्लास शुरू करते हैं और सबसे पहले देखेंगे परिभाषा के रूप में। परिभाषा क्या है कि कानूनों और नियमों का संग्रह, जो संविधान, जिसे जो संविधान कहा जाता है, संविधान से ही किसी देश अथवा राज्य का शासन संचालित होता है। किसी देश या राज्य को व्यवस्थित करने वाले साधन को सरकार कहा जाता है और सरकार को शक्तियां संविधान से मिली हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि सरकार को नियंत्रित और मर्यादित करने का कार्य संविधान का होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। और देखेंगे आप यहाँ पे कि जैसा कि बताया गया था आपको कि आप देखेंगे यहाँ पे कि सरकार के 3 अंग होते हैं। अब यहाँ डिटेल आप देखेंगे इस चीज को। सरकार के 3 अंग कौन कौन? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। याद रखिएगा चौथा क्या होता है? चौथा मीडिया या प्रेस होता है। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे आपको बताया गया अनुच्छेद 50 के अनुसार न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग होने में ही जनता की भलाई है। ये पृथक्करण का नियम किस में है, किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 50 में है, ये पूछा जाता है। अब यहां देखिएगा विधायिका या व्यवस्थापिका क्या करेगी? कानून बनाएगी। ठीक है, ये क्या करेगा? कानून को लागू कराएगा, पालन कराएगा। ये क्या करेगा? न्यायपालिका दोनों को न्याय करेगा और रक्षा का काम करता है। आगे यहां शुरू करते हैं। आप जानते होंगे न्यायपालिका देश में एक उच्चतम न्यायालय है और राज्यों में हाईकोर्ट होता है और जिलों में जिला न्यायालय होता है। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे कि विधायिका में जो कानून बनता है, अगर देश की बात हो, भारत में कानून की बात हो, तो कहाँ बनेगा? संसद भवन में। संसद भवन में राज्यसभा और लोकसभा होता है, 2 सदस्य होते हैं। और यहाँ देखेंगे विधान, राज्यों की बात होगी तो राज्यों में कहाँ बनेगा? विधानमंडल में, और विधान परिषद और विधानसभा में। बाकी डिटेल बताई दिए हैं कि इसके एक और होते हैं राज्यपाल, ये होते हैं इसके राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, यानी प्रश्न ऐसे आ सकता है कि संसद के कितने अंग होते हैं, कितने सदस्य होते हैं, तो ऐसे कर दीजिएगा, जोड़ के उनको भी कर दीजिएगा, राज्यपाल को भी, राष्ट्रपति को भी। ठीक है, आइए यहाँ देखेंगे कार्यपालिका का क्या कार्य है? कानून बनाना है। यहाँ इसको ध्यान से समझिएगा। कार्यपालिका में कौन कौन सदस्य होते हैं? केंद्र में कौन कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद होते हैं। और राज्य में राज्यपाल होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं और मंत्रिपरिषद होते हैं। ठीक है,
यहाँ देखेंगे आप, इसको बता दिया गया है। आइए इसको देखते हैं। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, विधेयक कानून बनने से पहले की प्रक्रिया और कानून बनने के बाद विधेयक को अधिनियम कहा जाता है। मैंने बताया था, आपसे भी समझाया था, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। स्टार्टिंग में मैं बता चुका हूं इसको। अस्थाई सदन कभी विघटित नहीं होते हैं, अस्थाई सदन विघटित हो जाते हैं। याद रखिएगा, अस्थाई सदन कौन होते हैं? जो जनता द्वारा चुन के जाते हैं वो विघटित हो सकते हैं, और जो जनता द्वारा नहीं चुन के जाते हैं, जैसे राज्यसभा, विधान परिषद, वो क्या होते हैं? विघटित नहीं होते हैं। अपने 6 साल कार्यकाल पूरा होने पे ही और प्रति 2 वर्ष पे वो लोग क्या करते हैं? त्यागपत्र देते हैं। ठीक है, नामित शक्ति, याद रखिएगा, नाम मात्र शक्ति, नामित शक्ति राष्ट्रपति के पास होता है, वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होता है भारत में। याद रखिएगा, ठीक है, यानी भारत में वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। विधान परिषद सभी राज्यों में अनिवार्य नहीं है, यह राज्यों पर निर्भर करता है। वर्तमान में विधान परिषद केवल 6 राज्यों में है। याद रखिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइए वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितनी है? क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई है तो क्या राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? आपको प्रश्न ये बताना है कि वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितनी है। आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। कमेंट बॉक्स में जो लोग वीडियो देख रहे होंगे इसको आप आंसर देंगे। 5वां पॉइंट लिखा है कि प्रधानमंत्री कार्यपालिका और विधायिका दोनों में कार्य करते हैं। याद रखिएगा, कंफ्यूजन मत होइएगा। नेक्स्ट है, जितने भी मंत्री होते हैं कार्यपालिका के अंग होते हैं, लेकिन संसद में बिल पास करने जाते हैं तो विधायिका के सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, एक ही व्यक्ति कार्यपालिका विधायिका के सदस्य हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सरकार के पक्ष के कई सदस्य कार्यपालिका के साथ कार्य करते हैं, लेकिन विपक्ष के सदस्य केवल विधायिका के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे, कार्यपालिका विधायिका मिलकर कार्य करती हैं, लेकिन अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात कही गई है। निष्पक्ष न्याय जनता की भलाई के लिए दोनों का, यानी कार्यपालिका का और न्यायपालिका का अलग होना ही सही है। नेक्स्ट है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली के कारण राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख रहता है, बल्कि वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद में होती है। भारत का राष्ट्रपति सदन का सदस्य नहीं होता, बल्कि संसद का अभिन्न अंग होता है। कोई विधेयक तब तक कानून नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति की स्वीकृति न हो। भारत में विधान परिषद केवल 6 राज्यों में है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश से विधान परिषद हटाने की बात हो रही है, और राजस्थान में विधान परिषद जो है, याद रखिएगा कि बातचीत चल रही है। अभी देखिए कब होगा, आगे इसको देखेंगे आप। नोट कर लीजिएगा, सबसे अधिक यूपी में 100 सीट है विधान परिषद में, और जो है सबसे कम तेलंगाना में 40 सीट है। ये एग्जाम में आपके आ सकता है। चलिए नेक्स्ट, ये बुक जिसको लेना ले सकता है, टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। 1299 12,999 टेस्ट है, इसमें क्वेश्चन है इसमें। आइए नेक्स्ट आप देखेंगे, भारत में विधानसभा सभी राज्यों में है। नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम में आता है। विधानसभा में अधिकतम 500 सीट और न्यूनतम 60 सीट होनी चाहिए। सबसे अधिक यूपी में 403 सीट, और पश्चिम बंगाल में उसके बाद 294 सीट, और महाराष्ट्र में 288 सीट है। यानी सबसे अधिक देखा जाए तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर महाराष्ट्र में है। सीटों की संख्या कितनी है? 403, 294 और 288। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे अपवाद में सिक्किम में 32 सीट, गोवा में 40 सीट और मिजोरम में भी 40 सीट है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, चारों इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा लोकसभा से क्षेत्र, याद रखिएगा, लद्दाख। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र जो है लक्षद्वीप, और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र मलाजगिरी, तेलंगाना। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र चांदनी चौक, दिल्ली। नेक्स्ट, ये भी पॉइंट याद रखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और जब से मैं सीरीज चला रहा हूँ 2022-21 से चला रहा हूँ, कुछ लोग मेरे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं। मैंने कोई दूसरा टेस्ट सीरीज नहीं शुरू किया, क्योंकि मैंने कमेंट कर रखा था कि जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक इसकी वैलिडिटी रहेगी, और मेरे पास संसाधन टीम है। मैं भी चाहता था कोई और एग्जाम की तैयारी करा सकता था, लेकिन मुझे लग रहा है मैं किसी और एग्जाम की तैयारी कराऊंगा उतना अच्छा प्रदर्शन गहराई से आपके एग्जाम की नहीं करा पाऊंगा, इसलिए सिर्फ आप लोग की तैयारी कराते हैं। आपकी एग्जाम खत्म हो जाएगा तो फिर दूसरे एग्जाम की तैयारी कराएंगे। ठीक है, तो जो लोग भी हमारी टीम से जुड़ना चाहते हैं, टेस्ट लेना चाहते हैं, बुक लेना चाहते हैं, ले सकते हैं विश्वास के साथ।
और बिल्कुल जो है एग्जाम में खरे उतरेगा आपकी टीम हमारी। नेक्स्ट देखेंगे आप संविधान संशोधन, यहाँ इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, संविधान संशोधन 104वां 2019 द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन करके लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में याद रखिएगा SC ST जातियों के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए 25 जनवरी 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। एग्जाम में आ सकता है इसको। नेक्स्ट है संविधान संशोधन 104वां 2019 द्वारा लोकसभा विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया गया। जो आप देखते हैं जो विधानसभा में था 2 था उसको हटा दिया गया एंग्लो इंडियन को। नेक्स्ट है संविधान संशोधन 84वां 2001 के द्वारा 2026 तक लोकसभा विधानसभा के सीटों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। कब तक? 26 तक। याद रखिएगा किसके संविधान संशोधन द्वारा? तो 84वां संविधान संशोधन द्वारा और 2001 द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है संविधान संशोधन 91वां 2003 के द्वारा लोकसभा के कुल सदस्यों के संख्या के 15% से अधिक मंत्रियों की संख्या नहीं हो सकता। नेक्स्ट है लोकसभा में SC जातियों के लिए 84 सीटें, ST जातियों के लिए 47 सीटें अनुच्छेद 330 के तहत आरक्षित हैं। नेक्स्ट है लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। मतलब प्रथम बार जो है 6 माह, मतलब 6 माह के लिए बढ़ जाता है, 6 माह फिर दोबारा 6 माह, याद रखिएगा। यानी 1 वर्ष के लिए प्रथम बार 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है विश्व का प्रथम नागरिक अमेरिका का राष्ट्रपति, भारत का प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति होता है तथा किसी प्रदेश का प्रथम नागरिक उस प्रदेश का राज्यपाल होता है। नेक्स्ट है भारत देश में राष्ट्रपति के अपने पद के असमर्थता की स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे उपराष्ट्रपति। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति बीमार पड़ जाए या अक्षमता उनके अंदर हो, कार्य न करना चाहे किसी कारण से, तो उनकी जगह पे कौन काम करेंगे? उपराष्ट्रपति। याद रखिएगा प्रश्न आ चुका है। यहाँ प्रश्न क्या फंसेगा? प्रश्न आएगा कि उपराष्ट्रपति के अपने पद के असमर्थता की स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति तब कौन होंगे? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। कहा जा रहा है अगर राष्ट्रपति बीमार पड़ जाए तो उनकी जगह पे कौन काम कर सकता है? उपराष्ट्रपति। यदि उपराष्ट्रपति भी बीमार पड़ जाए तो कौन काम कर सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ऐसा माना जा रहा है, बल्कि ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। फिर देखिएगा इसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की असमर्थता की स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश। इस क्रम को याद रखिएगा। अगर राष्ट्रपति किसी कारण से अगर असमर्थ है तो उनकी जगह पे कौन कर सकता है? तो उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति भी असमर्थ है तो कौन काम कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी असमर्थ है तो कौन काम कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उसमें वरिष्ठतम जो होंगे वो काम कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति 12वें क्रम की श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल और वर्तमान में 15वें क्रम के भारत की, याद रखिएगा, भारत की दूसरी महिला व प्रथम जनजाति महिला राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। यानी 12वें क्रम में पूछा जाए से कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल। किस क्रम की? 12वें क्रम की। या पूछा जाए भारत में दूसरी महिला या भारत में प्रथम अनुसूचित जनजाति महिला कौन हुई है? तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। कौन सा क्रम है? 15वां क्रम है। ठीक है। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए जो लोग वीडियो देख रहे हो, ताकि मुझे लगे आप लोग भी एक्टिव हैं, कि वर्तमान में अभी प्रधानमंत्री किस क्रम के प्रधानमंत्री हैं। 2025 में प्रधानमंत्री का क्रम क्या है ये आप बताएंगे। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें। और इसके बाद ये मैंने 27 पॉइंट था और ये हम आपको बता दिए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे अब अगली बार जो है नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा, वीडियो को आप लोग लाइक कर लिया करिए भाई, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम लोग यहाँ से क्लास शुरू करेंगे प्रस्तावना से। ठीक है। जो अगली क्लास हम लोग की रहेगी ये प्रस्तावना से रहेगी, इसी क्रम की क्लास चलेगी। ठीक है। तो वीडियो ठीक लगे, क्लास चला जाए, क्या फीडबैक है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।